ऑन हो गया। तो सरफेस टेंशन बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 5वां चैप्टर है और ओवरऑल बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 16 है। कल अगर नहीं पढ़े हो सरफेस टेंशन क्या होता है नहीं होता है क्या फॉर्मूला, तो उसको पहले पढ़ लो, तो फिर उसके आगे का कंटिन्यूएशन है कैसे ही समझ में आएगा। अगर वही नहीं समझा हुआ तो ये आगे का कैसे समझ में आएगा, है ना। बाकी ये लोग समझे थे, अब आगे देखते हैं। ये एक कंसीडर करो कि ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD जिसमें ये LM एक स्लाइडर है, मतलब ये बहुत ही पतला सा स्लाइडर है जिसमें हल्का सा भी फोर्स लगने पर ये क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। LM जो है वो स्लाइडर है, स्लाइड कर सकता है, ठीक है ना। कल आपको लास्ट में जाते समय बताया गया था कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है और एक्चुअली में बहुत कम है, बट उसको मेजर कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना। यहाँ तक कि बटखारा में रख करके भी वो फोर्स निकाल सकते हैं, वेइंग मशीन तराजू में से कैलकुलेट कर सकते हो। वो बनावटी हाइपोथेटिकल मेथड नहीं था कल में जो बताया था, वो ऐसा कर सकते हैं एक्चुअली में, बहुत कम है बट इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है ABCD है, कोई भी वायर का बना हुआ, और इसमें ये वाला जो पोर्शन LM में स्लाइडर है, मतलब एकदम पतला वायर है और ये मूव कर सकता है, ठीक है। इस पूरे को उठा करके एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर देना है, समझा। ऐसे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, फिर नोट्स पर खराब हो जाता है, उतना दिन लिखोगे तो पढ़ोगे क्या। इसको पूरे को उठा करके एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर देना और फिर बाहर निकालना। क्या होगा, ये जो लेयर है इसमें सोप जो है वो चिपक जाएगा, है ना। और जैसे ही वो एयर के टच में आएगा, बाहर निकाल लिए हैं अब, तो क्या होगा, ये अपने आप को कल बताएगा था, ये अपने आप को बोलो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। नहीं बोलोगे तो कैसे होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो इस पे किस तरह से फोर्स जो है वो ऐसे ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऐसे पीछे की तरफ, अरे समझ में, ड्यू टू सरफेस टेंशन। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये ऐसे पीछे की तरफ आएगा। और कल आपको लास्ट में जाते समय एक टॉपिक पढ़ाएगा था सरफेस एनर्जी, उसमें क्या होता था, वर्क डन करते थे क्या करने में, सरफेस टेंशन के वजह से हमेशा कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता है। आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स अंदर की तरफ ना लगे, उसके उस फोर्स के अगेंस्ट में जाकर के अगर आपको मूव करवाना है, एरिया बढ़ाना है, लेंथ बढ़ाना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपको बताएगा। तो इस केस में फोर्स जो है वो ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है, और इसके लिए हमें फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा डायग्राम भी बनाते हैं थोड़ा सा। ये लेंथ x और इस तरफ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं, कितना लगाना पड़ेगा वो आप लोग बता रहे थे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये वाला कितना फोर्स है, यहां पर कितना फोर्स है, कल फॉर्मूला लिखवाया गया था, देख के बताओ। सरफेस टेंशन बराबर क्या था, F था, यहां पर एक्चुअली में 2L होगा। अगर L भी लेते हो तो चलेगा, बट एक्चुअली में यहां पर 2L होगा। ये जो लेयर्स है, जो फिल्म डेवलप होगा, यार है समझ में, ये वाला है ना, इसके पास 2 लेयर्स होता है। वो आगे की तरफ भी एक्ट करेगा ऐसे, और इसका लेयर्स पीछे के तरफ, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 2 तरफ लेयर्स जब बनेगा तो 2 लेयर बनेगा। ऐसे कोई भी लेयर्स इस तरह से बनाएंगे तो सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे 2 लेयर पे एक्ट करेगा, अरे समझ में, है ना। वो अभी आप देखेंगे फॉर्मूला पे कट जाएगा, बट लगता है डबल लेयर्स पे काम कर रहा है ना। तो ये फोर्स, इसका लेंथ लिया था ना, L लिया हुआ था, है ना। तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये जो फोर्स है दैट शुड बी T into 2L। इतना तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, इतना नहीं लगाओगे तो ये जो है वो स्लाइडर इसको कहां पर खींच करके लेकर जाएगा, इसको पीछे की तरफ। तुम चाहते हो ना खिंचाए तो कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आगे खींचने वाले हो तो वर्क डन जो बात होगी, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज T into 2L into x हो जाएगा। और कल एक डेफिनेशन आपको बताया गया था सरफेस एनर्जी का, देख करके बताओ क्या था, ऐसे सिर्फ वर्क डन नहीं, पूरा बोलो। सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन, ये दिए ना, ये वर्क डन करने का सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, नहीं तो ये सुकुड़ हो रहा था अंदर की तरफ। इतना वर्क डन करने पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो रहा है,
सबको आ रहा है समझ में? ये वर्क डन करने के वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नहीं तो ये सरफेस टेंशन के वजह से ये सिकुड़ जाता है अंदर की तरफ बाई, तो कितना का इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया? x इंटू 2l। x तो लेंथ है, एरिया का बात हो रहा है, परसों कल करवाएगा तो मिला दोगे। तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर देखो किसके बराबर आ गया? सरफेस एनर्जी जो है वो सरफेस टेंशन के बराबर। टेंशन नहीं है ये, सरफेस टेंशन। कल लास्ट में जाते जाते डायमेंशनली दिखाया गया था सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बराबर होता है। और आज आप मैथमेटिकली भी देख लें कि सरफेस टेंशन वाले कॉन्सेप्ट में सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है वो मैथमेटिकली भी और डायमेंशनली भी सेम होता है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाते समय या फिर कई सारे प्रूफिंग में इस चीज को ध्यान रखेंगे। कभी हमसे सरफेस एनर्जी नहीं निकल रहा होगा, डेटा नहीं कंप्लीट होगा तो सरफेस टेंशन से काम चलाएंगे। कभी लग रहा होगा सरफेस टेंशन निकालना नहीं निकाल रहा होगा तो सरफेस एनर्जी से काम चलाएंगे। ये सिर्फ डायमेंशनली बराबर नहीं है, मैथमेटिकली कंसेप्चुअली फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से भी सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बराबर आ रहा है। सिर्फ डेफिनेशन अलग है। सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ था, सरफेस एनर्जी है वर्क डन करो इन इंक्रीज इन एरिया बाय इंक्रीज इन एरिया। सिर्फ डेफिनेशन अलग है, फॉर्मूला डायमेंशनली जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन सेम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है? तो लिख लो। और इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आता है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बराबर करने के लिए। इस टॉपिक को लगाओ, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अच्छा, जिन लोगों का स्कूल एग्जाम सामने पिछला वाला जो प्रूफिंग के सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन, तो थोड़ा लैंग्वेज लिख लेना। उसमें एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिए, उसमें बीक्यू स्लाइडर है, उसको पानी में प्लेस किए, फिर उस सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगा। थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, सीधा थोड़ी पुट कर दो, हल्का हल्का लिखना। 11th में लिखना पड़ता है, 12th में वो भी नहीं करना पड़ता। 11th में स्कूल के टीचर ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, लैंग्वेज पे नंबर देते हैं। थोड़ा बहुत लिखना है ना, क्योंकि उनको उतना आता ही है। कंसीडर और रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं लिखा रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। उतना ही आइडिया ही है तो उतना लिखना जरूर। बोर्ड्स में नहीं होता, 12th में नहीं लिखना पड़ता, बोर्ड्स में नहीं लिखना पड़ता। खैर वो सब जान लेते हैं। तो स्कूल एग्जाम निकालने का मेरा जिम्मेदारी नहीं, फिजिक्स पढ़ाने का है। टॉपिक आ रहा है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, वो आपको समझना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो इसको समझने के लिए ऐसे ही एक बलून कंसीडर करो, बलून है ना, बलून जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक है? एक बलून है और इसके अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक है? बलून के अंदर जो है वो एयर भरा हुआ है, ठीक है? बलून के अंदर एयर भरा हुआ है, बलून के अंदर एयर है और बाहर एटमॉस्फेयर है। बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर। और अभी ये बलून फटा नहीं है, मतलब ये है बस बलून है अभी, ठीक है? इसमें एटमॉस्फेयर एक्ट कर रहा है। तो एक बाहर से इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है और इस बलून के अंदर प्रेशर है, क्योंकि इसके अंदर सॉर्ट ऑफ एयर भरा हुआ, अलग गैस भरा हुआ रहता है। हीलियम गैस भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसके अंदर? हीलियम गैस। क्या उससे मेरे को मतलब नहीं, मतलब अंदर गैस है जिसके वजह का अपना प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और ये अभी फटा नहीं है। तो अब बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाले का कि अंदर वाले का? कैसे बता दीजिए? नहीं, एरिया पर नहीं, दोनों का बराबर हो रहा है। बराबर तो शायद नहीं हो मुझको। बताओ थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस बताओ ना। अगर बाहर वाला ज्यादा होता तो फट जाता, तो बाहर वाला प्रेशर दबा देता है इसको और इसको फट जाता ना। ये अंदर भी एयर सॉर्ट ऑफ एयर है जो कि आप लोग बता रहे हीलियम गैस है, और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, अगर बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो ये फट जाएगा एक्चुअली में। अभी ये नहीं फटा है, इसका मतलब है या तो मोटा मोटी प्रेशर बराबर है या फिर मोस्ट प्रोबेबली अंदर वाले का ज्यादा है। एक्चुअली में अंदर वाले का ज्यादा होगा, उसका भी हम लोग कारण देखते हैं कि क्यों ज्यादा होगा, है ना? तो वो इस केस में तो साफ पता चल रहा है कि अंदर वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे यहां से बलून में ऐसे छेद करोगे तो क्या होगा? ऐसा हवा बाहर की तरफ निकलेगा। हवा कहां से कहां बाहर निकलता है? हवा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बाहर निकलता है। तो ऑब्वियस है इसमें, तो ऑब्वियस कंसेप्ट है कि अंदर वाले का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है? ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चैप्टर ऐसा ही है। इस एग्जांपल से मैं आपको सरफेस टेंशन का जो अभी टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, क्योंकि कल आप लोग पढ़ कर गए थे सरफेस टेंशन लिक्विड और एयर का बीच का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा बस ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं उसको, एक बिल्डअप दिया गया है। बाकी अभी आप लोग को थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। अब एक लिक्विड का ड्रॉप को कंसीडर करना, क्या कंसीडर करना है? एक लिक्विड का ड्रॉप, एक लिक्विड का ड्रॉप है और बाहर एयर है। ये लिक्विड का ड्रॉप है और बाहर एयर है। ये लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप, लिक्विड का ड्रॉप है और बाहर क्या है? एयर, है ना? तो अभी भी दो तरह का प्रेशर है उस लिक्विड के ड्रॉप के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर।
कौन ज्यादा होगा इस केस में? ठीक है, इस केस में भी अंदर वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होता तो ये लिक्विड का जो ड्रॉप है वो कोलैप्स कर जाएगा। अरे दोनों किसी भी कीमत पर अंदर ये जो लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर है वो ज्यादा होगा। इस लिक्विड के ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। किससे? बाहर वाले प्रेशर से। बाहर वाले केस में मतलब ज्यादातर केस में यू कैन टेक इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। न्यूमेरिकल अभी इस टॉपिक आएगा तो बाहर वाला प्रेशर मेंशन रहेगा तो ठीक, नहीं मेंशन रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मतलब लिक्विड का ड्रॉप आ रहा है ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से और तुम्हारे घर तक पहुंचा और फिर भी कोलैप्स नहीं किया वो, तो ऑब्वियस सा फैक्ट है कि उसके अंदर वाला जो एक्सेस प्रेशर है, मतलब अंदर वाला जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, अदरवाइज वो कोलैप्स कर जाता। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा अंडरस्टैंड करना, ये है लिक्विड का ड्रॉप और ये एयर के साथ टच में, तो इसका जो बाहर वाला लेयर है कल पढ़े थे। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। अभी जो मैं 2-4 मिनट पढ़ाया आपको उसमें सरफेस टेंशन का कोई बात नहीं था, अब होगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला लिक्विड का जो लेयर है, जब वो एयर के साथ टच में आता है तो इसमें लगता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या करेगा, ये सिकुड़ करके और अंदर ही आना चाहेगा। और फिर भी ये कोलैप्स नहीं किया, तुम्हारे घर तक पहुंच गया, तुम्हारे घर के छत तक ये लिक्विड का ड्रॉप पहुंच गया, फिर भी कोलैप्स नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले का जो प्रेशर है, और एक्चुअली में अंदर लिक्विड के अंदर पानी आ नहीं पा रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। कल पढ़े थे ये गाढ़ा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, गाढ़ा होने की वजह से इस पे एक फोर्स डेंस हो जाता है, फोर्स लग रहा है, जो कि बाहर से जो कोशिश हो रहा है कि लिक्विड का ड्रॉप और अंदर आ जाए, वैसा नहीं हो पा रहा है, तभी तो ये बचा हुआ है, तुम्हारे घर तक आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है बात? बोलने का मतलब ये है कि अंदर वाला जो प्रेशर होता है, इसमें जो अंदर वाला प्रेशर है, कुछ लिख देते हैं। बाहर वाला प्रेशर को हम लोग ऐसे आउटर प्रेशर लिख देते हैं। ठीक है, ये आउटर प्रेशर हो गया, ये वाला आउटर प्रेशर है। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना हुआ? एक्सेस ऑफ प्रेशर, अभी भी एक्सेस प्रेशर कितना हो गया? अभी भी जो एक्सेस प्रेशर है, ये अगर अंदर वाला प्रेशर अगर पी आई है, अंदर वाला प्रेशर अगर पी आई है, तो ये पीओ माइनस पी आई। आ रहा है समझ में? ये है एक्सेस प्रेशर, और ये किसको बैलेंस करने का अभी भी ट्राई करेगा? बताओ, सोच के। ये बाहर वाले का प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर, और अंदर से अभी हम लोग देखें कि इसके अंदर से प्रेशर लग रहा है, इसको हम लोग इंटरनल प्रेशर कह रहे हैं। एक्सेस प्रेशर पीओ माइनस पीआई हुआ, समझ आ रहा? मतलब एक प्रेशर अभी बाकी है, और ये ओवरऑल किस तरफ आ रहा है? ये ओवरऑल जो है वो अंदर की तरफ, लेकिन ये अंदर की तरफ आने नहीं दे रहा, उसको रोके हुए है। इसका मतलब है एक्सेस प्रेशर अभी भी किस तरफ डायरेक्शन अपना शो करेगा? अभी भी बाहर की तरफ। तो इसको मैनेज करने के बाद वाला जो प्रेशर बचा हुआ है, उस प्रेशर का काम होगा कि सरफेस टेंशन वाला फोर्स इनटू एरिया से जो प्रेशर बन रहा है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। वो प्रेशर कितना होगा वो अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सिर्फ स्कूल एग्जाम का आपका इंटरेस्ट है तो इसका स्कूल एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से प्रूफिंग आता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अदरवाइज सिर्फ स्कूल एग्जाम नहीं, बढ़िया टॉपिक है फिजिक्स का। लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक एक्सेस प्रेशर है, वो एक्सेस प्रेशर पहला तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को काट करके पहले रोके हुए, नहीं तो वो बबल कोलैप्स कर जाएगा पहले। उसके बाद वाला भी जो बचा, जो इंटरनल प्रेशर है, वो एक्सेस प्रेशर में से माइनस करने के बाद अभी भी जो प्रेशर बचा वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स इनटू एरिया वाला प्रेशर को बैलेंस करने का अभी भी ट्राई करेगा। वहां से हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे कि कितना प्रेशर होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर एक लिक्विड ड्रॉप का जब वो एटमॉस्फेयर के साथ टच में होता है तो कितना होता है, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और चैप्टर का नाम बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे आप लोग समझेंगे कि लिक्विड ड्रॉप वगैरह का भी जो भी आंसर आएगा वो एक फिक्स क्वांटिटी आएगा। बट जो लोग अबव एवरेज पढ़ने में उन लोग देख रहे होंगे कि आंसर सरफेस, चैप्टर का नाम सरफेस टेंशन है, तुम निकालोगे तो एक्सेस ऑफ प्रेशर, बट आंसर खुद ब खुद सरफेस टेंशन के फॉर्म में आ जाएगा। चैप्टर का नाम ही सरफेस टेंशन है, जो भी होना है वो अंत में घूम फिर के इस चैप्टर में सरफेस टेंशन से ही रिलेट होगा। जैसे सरफेस एनर्जी एक नया टॉपिक पढ़े, बट उसका फॉर्मूला सरफेस टेंशन के बराबर ही आ गया 5 मिनट पहले अभी किए। अभी बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर, फोर्स, एरिया, प्रेशर ज्यादा फोर्स कम, बट अभी ये जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है वो अभी आप खुद ब खुद देखेंगे कि सरफेस टेंशन के ही ऊपर डिपेंडेंट होगा, कुछ उसी के फॉर्म में आंसर आएगा। कितना आएगा वो अभी देखते हैं। दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। ठीक है, कितना होगा वो अभी चेक करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो बच्चों, थोड़ा सा लिखते समय थोड़ा गलती हो गया, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए। फिर से देखो, ये एक लिक्विड ड्रॉप है,
ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप आ रहा है एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में नीचे की तरफ, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप है, बरसात का पानी है, टू बी फेयर लिक्विड ड्रॉप है, आ रहा है एटमोस्फेयर में ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें बाहर से कौन सा प्रेशर काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो पीओ लिख रहा हूं, क्वेश्चन बनाते समय एटमोस्फेरिक होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, बट है 99% केसेस में वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। चलो ठीक है, मान लिया। और अभी क्या बात हो रहा था कि अंदर वाला प्रेशर किसी भी कीमत पर क्या होना चाहिए? अंदर वाला, नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा। हर बार नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर बार होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर बार होगा, बट जहां एक्सेस मतलब अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा वही लिक्विड ड्रॉप जो है वो कोलैप्स नहीं करेगा, तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी केस में कंसीडर, हम लोग उसी केस में डिराइव कर रहे हैं जहां पर प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड में ज्यादा है, उसी केस की बातें हो रही, ठीक है। तो पहला चीज हो गया कि अंदर वाला जो प्रेशर होगा, अंदर वाला जो प्रेशर को अगर पी मान लेते हैं, अंदर वाला प्रेशर को, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, पीओ से ज्यादा होगा, ठीक है यार समझ। अब कितना ज्यादा होगा, अगर इसके बारे में अगर डिस्कशन हो रहा है तो ये पी तो पीओ से ज्यादा, इतना आप लोग बता दिए। अब जो बच रहा है प्रेशर, दोनों को माइनस करके, दोनों को माइनस करके, आप थोड़ा अच्छे से बताना, दोनों को माइनस करके, ये ज्यादा है ना इससे, ये वाला इससे ज्यादा है, तो दोनों को माइनस करके अभी भी क्या बचा हुआ? दोनों को माइनस करके एक भी प्रेशर बचा हुआ। अब उसका डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ लगेगा, तुम ही लोग को बताना किस तरफ लगेगा। ये लिक्विड का ड्रॉप है, ये एयर के साथ टच में है, इसमें सरफेस टेंशन लगेगा जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, टेंशन इनटू लेंथ और सरकमफेरेंस से एक फोर्स आएगा, वो फोर्स कॉन्ट्रैक्टिंग वाला फोर्स किस तरफ होगा? अंदर की तरफ, बट ये कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो जो बचा हुआ प्रेशर अभी भी है वो बाहर की तरफ एक्ट करेगा। वो जो बचा हुआ प्रेशर है उसको इस डायग्राम में मैं पीआई से डिनोट किया हूं, और ये पीआई भी अभी भी पीओ से ज्यादा होगा, नहीं तो ये अभी भी कोलैप्स कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला है हमारा एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। फिर से बताऊं कि आ गया समझ में? है ना, इसलिए ये बाहर वाला प्रेशर है, समझ में आ गया? वो तो आपके मानने के ऊपर है, मेरे बोलने का मतलब है मेरा जो अंत वाला प्रेशर बचा पीआई, उसको मैं पीआई से डिनोट किया हूं। तुमको पी से शुरुआत वाला पी को कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पी ज्यादा है पीओ से, वो तो पहले ही समझ गए हम लोग। जो बचा हुआ है, जो बच रहा है प्रेशर, उसका भी काम है कि वो जो बाहर से जो फोर्स इनटू एरिया वाला प्रेशर उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, उसको मैं ऐसे पीआई से डिनोट किया। ठीक है, क्लियर कट बात हो गई? कोई दिक्कत? इसको पहले मेंशन करके रखो। ठीक है, यहां तक हो गया। तो हुआ क्या कि जो लोग पिछला वाला प्रूफिंग किए थे वही लोग बता सकते हैं अब आगे क्या हो गया। ये एक्सेस ऑफ प्रेशर बच रहा है, ये एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, और यही वाला फोर्स जो है वो कोलैप्स करने से बचाया हुआ रहेगा। कोलैप्स करने से बचाया रहेगा बोलो, या फिर ये कह सकते हो कि सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो कि अंदर की तरफ आ रहा है, उसको रोकने के लिए जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, वो निकालने के लिए ये प्रेशर है, बचा हुआ प्रेशर इनटू एरिया, उससे वो फोर्स आने वाला है जो कि सरफेस टेंशन वाले फोर्स को बैलेंस करके रखेगा। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें? वो अभी कैलकुलेट करते हैं। आप ही लोग बताइए कितना हो जाएगा आउटवर्ड फोर्स। एक्टिंग ऑन द लिक्विड ड्रॉप, बताओ कितना होगा? फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, तो कितना कितना हो गया बताओ फटाफट। पीआई माइनस इंटू एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप है, स्क्वायर 3 डायमेंशनल फिगर, उसका एरिया नहीं निकलता, उसका सरफेस एरिया निकलता है। ठीक है, तो जैसे 4 पाई आर स्क्वायर लिखो तो ना फोर्स। इतना फोर्स लगाए हुए रोकने के लिए, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या सीधा वर्क डन जो लिखना है, एकदम छोटा सा वर्क डन होगा जो कि उसको कोलैप्स करने से बचा रहा है, मतलब स्मॉल। अभी पिछला प्रूफिंग में भी देखे थे आप लोग, ये बच्चे लोग समझते नहीं, अभी पिछले में भी देखे थे। अंदर कितने से खिंचा रहा था? पिछला वाला प्रूफिंग निकालो, देखो उसमें से बताओ। अंदर F/12 से खिंचा रहा था, तो तुम चाहते हो ना खिंचाए, तो पहले F/12 तो तुम फोड़ दो, उससे तो बचा हुआ रहेगा। इतने से मतलब एक्चुअली में वो अंदर आ जाता। इतना तो हम दिए हैं कि अभी अंदर नहीं है, उसको बैलेंस करें।
और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेंथ ड्रॉप का थोड़ा 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 थोड़ा। कल क्या पढ़े थे, क्या वर्ड लिखा था लास्ट में, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन, थोड़ा सा आगे खिंचाया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो वो सरफेस टेंशन की वजह से सिकुड़ करके कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, और यू कैन से कोलैप्स तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से करता, सरफेस टेंशन में से कोलैप्स नहीं करता, बट थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता। और तुम चाहते हो ना सिकुड़े तो थोड़ा उसको खोल करके रखना होगा, उसके लिए तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। फोर्स तो उतना जितने से सिकुड़ने वाले से रोको, इनटू थोड़ा सा आगे जो खींच रहे उसके लिए वर्क डन। ठीक है, तो वो वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होगा एक्चुअली में, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस। लैंग्वेज अपने से भी लिख सकते हो, फ्रॉम कहां से कहां बढ़ा दिया, आर था, बाद में आर प्लस डेल्टा आर है मेरे डायग्राम में, तुम्हारे डायग्राम में कुछ भी चलेगा। तो ये डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, या वर्क डन ही लिख सकते हो, वर्क ही चाहो तो लिख दो। ये फोर्स है, ये पूरा आ रहा है वीडियो में, देख लो एक बार, नहीं आता ठीक करो। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा आर, यार है समझ। ये वर्क डन किया तुमने क्या करने के लिए, इसका रेडियस को आर ही बना रहे, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से छोटा हो जाता है, और तुम चाह रहे हो कि आर ही बना रहे, तो थोड़ा सा डेल्टा आर आगे खिसकाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। एक्चुअली में तुम्हें नहीं करना है, यही इसी में से हम लोग देखते हैं कि वो एक्सेस ऑफ प्रेशर का क्या रोल प्ले है। ठीक है, और यही चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तुमको कुछ नहीं करना है, मैटर का प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्रॉप खुद लगाएगा। इस पूरे चैप्टर में यही मजेदार बात है, यंग्स मॉडुलस तुमको नहीं बनाना है, डेंसिटी तुम नहीं बना रहे पानी का, उसका होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम ला करके नहीं दे सकते उसमें, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर फ्लूइड फ्लो का होता है उस समय पर, ये वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। चैप्टर का नाम है ये बल्क प्रॉपर्टी, इसमें तुम कुछ नहीं दे रहे हो कि इसमें मशीन लगा करके ये इंक्रीज कर लिए घटा लिए, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये यहां तक आ गया समझ। अब इसमें आगे बातचीत करते हैं। ये वर्क डन आ गया, बात नहीं बच्चों। अब कल आप लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, यहां लिख दूं, यहां आ जाएगा। अभी आज ही डिराइव किया एक्चुअली में, कल नहीं, अभी एक फॉर्मूला आप लोग डिराइव किए हैं, सरफेस एनर्जी। वो तो ठीक है, मतलब सरफेस एनर्जी बराबर क्या था एक्चुअली में, वर्क डन, इधर आ रहा ना लिखने पर, ध्यान से बताना, तुम्ही लोग को बताना, वर्क डन इन इंक्रीज बाई, सब लोग बताना, सिर्फ बैठे रहने पर ये सब बहुत मुश्किल लगता है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना। ठीक है, ये कल पढ़े थे। तो ये देखो, ये वर्क डन यही वाला है, यही वाला वर्क डन अभी निकाले, तुम दूसरे तरीके से निकाले हो, बट एक्चुअली में यही चीज निकला। इतना वर्क डन करने से क्या हो रहा है, बोलो बोलो, सरफेस टेंशन लगने का तो सिकुड़ जा रहा है, बट तुम नहीं दे रहे हो सिकुड़ने, मतलब उतना वर्क डन तो तुम ही कर रहे हो, तुम दूसरे तरीके से निकालो, बट निकला वही चीज। तो ये बराबर कल जो पढ़े थे उस हिसाब से इसका फॉर्मूला कितना हो गया, वर्क डन, सिर्फ वर्क डन नहीं तो समझ में आ जाएगा, तुम लोग पूरा लिखना, वर्क डन इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया बराबर सरफेस एनर्जी। अभी प्रूफिंग की और सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होता है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट लग ही इसलिए रहा है क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन इन्वॉल्व नहीं, तो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता, समझना ध्यान से, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगा और किसी को नहीं। ये वर्क डन मैं लिख रहा हूं यहां से, इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी लिखना था, बट आज ही प्रूफ किए कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होता है, इनटू इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, एरिया इंक्रीज कितना हुआ, तो मैथ वाले लोग बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 4 पाई आर प्लस का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो ये स्टेप में कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा टफ है बट करना पड़ता है, आप 11th क्लास में, अरे समझ है ना। ये वर्क डन हम लोग यहाँ कल वाले फॉर्मूला से लिखे, और अभी कुछ और आप किए हो वर्क डन का वैल्यू, अभी तुम अपना मेहनत से निकालो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स, वो सबसे निकाले हो वर्क डन का वैल्यू, और ये डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन का वैल्यू निकल रहा, दोनों सेम चीज निकला, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। यहां पर भी ये कोलैप्स कर रहा था, सरफेस टेंशन लग रहा था, उसके वजह से अंदर आता, हमने ये एक्सेस प्रेशर दिया है जिसके वजह से ये सिकुड़ नहीं रहा है, और यहां से भी वही चीज निकल रहा है, अरे समझ। तो ये दोनों का ये जो वर्क डन है वो सेम हो जाएगा। जो लोग रेगुलर क्लास किए ग्रेविटेशन में, ऐसा पहली बार 9th क्लास में आप लोग देखे थे, वेट का वैल्यू और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर, बोलो चाहे वेट निकालो m इंटू जी, दोनों सेम होता है। वहीं से m इंटू जी बराबर GM by r स्क्वायर निकालते थे, मास कट जाता था।
स्मॉल जी आता था GM बाई आर स्क्वायर, जहां पर आप जानते थे कि स्मॉल जी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अलग अलग बात है बट मीनिंग सेम है दोनों। इधर भी वही है। ये तो मैं डेफिनेशन के हिसाब से, कल जो डेफिनेशन निकालते उसके हिसाब से ये आ रहा है, और आज जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं एक्सेस प्रेशर, सरफेस टेंशन, उसके वजह से ये वर्डन आ रहा है। दोनों सेम चीज आ रहा है। ये वर्डन करने पर भी क्या इंक्रीज कर रहा है, इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। और ये वाला वर्डन कल पढ़े थे, आज पढ़े थे, ये भी वर्डन करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से सिकुड़ रहा है, बट तुम नहीं चाहते हो सिकुड़े तो वर्डन लगाना पड़ेगा। तो दोनों सेम चीज है। तो दोनों को अगर मैच करें तो तुम्हारी बारी आगे बताने की। यहां लिखे पड़ा जाएगा बस। बताओ, तुम ही लोग बताओ। तो दिस इज PI माइनस PO 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू T इंटू। अब मैथ वाले थोड़ा बताओ यार, इधर आएगा ना लिखने पे? चलो बताओ मैथ वाले लोग थोड़ा सा, सभी लोग बता सकते हैं। A प्लस बी का होल स्क्वायर तो कोई भी बता सकता है। A स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर 2R माइनस 4 पाई। चलो आगे। हाँ, बहुत सारा टर्म कटना जरूरी है। 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर बताओ। अब इसमें देखो, ये जो डेल्टा आर है, ये पहले ही बताओ, ये डेल्टा आर जितना बड़ा इसमें लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। उतना लंबा सरफेस टेंशन, उतना फोर्स नहीं लगाता कि ड्रॉप को पूरा खोल के रख जाओ, निग्लिजिबल होता है। उसका स्क्वायर भी कर रहे हो, तो इसको अभी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते समय इस वाले टर्म को हम लोग इग्नोर करेंगे। करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो अब बताओ, ये वाला टर्म अगर इग्नोर हुआ तो क्या बचा? अंदर अंदर ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो अंदर कितना बचा? T इंटू 4 पाई और ये वाला मतलब 8 पाई आर, और इसमें कुछ कुछ कट जाएगा। ये 4 पाई, ये 2 बचता, पाई कट जाता, ये डेल्टा आर कट जाता। ठीक है, तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है। PI माइनस P नॉट बराबर 2T अपॉन R। तो ये है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर हमेशा लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड में होता है अगर वो कोलैप्स भी नहीं किया और सरफेस टेंशन के वजह से सिकुड़ जाता, लेकिन सिकुड़ने भी नहीं दिया। अगर बचा करके रख लिया तो इसका मतलब है उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक एक्सेस प्रेशर था, और वो एक्सेस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था, बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा था। वो बाहर वाला 99.9% केस में बाहर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। दिस इज PI माइनस P नॉट बराबर 2T बाई R, और ये फॉर्मूला डिराइव्ड है इस चैप्टर का फेमस टॉपिक में से है। दिस इज एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। क्या करता है एक्सेस ऑफ प्रेशर? जल्दी जल्दी बताओ। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बैलेंस करके रखा। बैलेंस मतलब कोलैप्स नहीं किया, और फिर सरफेस टेंशन की वजह से वो उसका जो लिक्विड का ड्रॉप का बाहर वाला लेवल है, बाहर वाला लेयर, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, बट हमें मालूम है कि वो उस तरह से अंदर की तरफ आता नहीं है। वो एक इलास्टिकली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन करके रहता है। वो अंदर वाले प्रेशर को जैसे अंदर आना चाहेगा, जिसके वजह से प्रेशर लगाएगा, उसको ये वाला एक्सेस प्रेशर उसको भी न्यूट्रलाइज करके रखता है। उन सबके लिए एक खास अमाउंट ऑफ प्रेशर का जरूरत पड़ता है लिक्विड ड्रॉप को, एंड दैट इज PI माइनस P नॉट बराबर 2T बाई R। और ये आपको याद करना है। ठीक है, लिखो। तो ये फॉर्मूला प्रूफिंग हो गया है ना। PI माइनस P नॉट बराबर कितना लिख लिए? PI माइनस P इधर आ रहा है लिखने पर 2T बाई R। किसके लिए हो गया? ये हो गया लिक्विड ड्रॉप के लिए। ठीक है, आ गया समझ? अब इसी में लिखो PI माइनस P नॉट। अभी बात हो रहा था डबल सरफेस का। ये तो लिक्विड ड्रॉप है। अगर ये लिक्विड का बबल होता, क्वेश्चन देख करके करना, लिक्विड बबल होता तो ये 2 टाइम्स ये चीज होता, मतलब उसको डबल लेयर में इतना ही काम उसके 2 अलग अलग लेयर पर होता। समझ रही बात? लिक्विड बबल में ये अभी जैसे फिल्म वाला बात किए थे आप लोग, 2 लेयर रहे, 2 लेंथ जिस पर सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, उस तरह से लिक्विड बबल होगा जिसका 2 सरफेस होगा। ऐसे भी समझाने के लिए बोला जाता है कि एक लिक्विड ड्रॉप का सरफेस है ना, और जो एयर के साथ ये टच में है उसका सरफेस। मतलब जहां पर लिक्विड बबल, ड्रॉप और बबल में अंतर समझते हो ना? ड्रॉप एक्चुअली में इट इज अ सॉर्ट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, और बबल जो होगा वो 3 डायमेंशनल फिगर होगा। लेयर बनेगा, लेयर, डबल लेयर, आगे वाला भी और पीछे वाला। बहुत पतला होगा बट डबल लेयर होगा। उतना नहीं समझ में आया तो याद करो न्यूमेरिकल वर्ड में। लिक्विड ड्रॉप का क्वेश्चन होगा तो 2T बाई R लेंगे, और लिक्विड बबल का क्वेश्चन होगा तो 4T बाई R लेंगे। एयर का क्वेश्चन अगर हुआ
एयर का बबल का क्वेश्चन हुआ, एयर बबल, एयर ड्रॉप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एयर का बबल ड्रॉप में कभी भी 2 डायमेंशनल हो नहीं, मतलब 3 डायमेंशनल हो नहीं सकता, वो हमेशा 2 डायमेंशनल ही होगा। तो एयर का कुछ भी लिखा हुआ रहे तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, उसमें हमें 2T/R लेना है, इसको ध्यान रखना। ये फॉर्मूला डिराइव लिक्विड ड्रॉप के लिए है, बट लिक्विड बबल का क्वेश्चन होगा तो 4T/R होगा, एयर बबल का क्वेश्चन होगा तो 2T/R होगा। और जिस क्वेश्चन में ये पीओ मेंशन किया रहेगा तो जो दिया है वही लेना, जबरदस्ती एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत ले लेना। लेकिन 99% क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही पीओ का वैल्यू जो है वो तुमको लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिल्म वाला तो आप लोग समझ ही गए, सरफेस फिल्म लिखा हुआ रहे तो सामने वाला ही बोल रहा है कि उसमें 2 लेयर बन रहा है। अगर फिल्म वगैरह सरफेस फिल्म वर्ड दिखे तो 2 लेयर लेना है, लिक्विड बबल 2 लेयर लेना है, लिक्विड ड्रॉप सिंगल, एयर बबल में सिंगल। और ये प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जाम में, इसको ध्यान से करना और एक आध न्यूमेरिकल करके कम से कम शुरू कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी इसका सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कल करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर गिवन दैट सरफेस टेंशन, ये देखो सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यही वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। पहले प्रॉपर्टी में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहले चैप्टर में वो कांस्टेंट था, दूसरे में डेंसिटी था, तीसरे में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, चौथे में रेनॉल्ड्स नंबर था और 5वें में सरफेस टेंशन। क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट तो होते रहता है बट टॉपिक्स भी क्लियर होना चाहिए। इसमें सरफेस टेंशन फिक्स है। क्या निकालना है ये बता दो, एक्सेस ऑफ प्रेशर मतलब पीआई पूरा निकालना है, इक्वल टू ये लिक्विड है मरकरी, अभी आप लोग बता रहे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका भी काम है। और ड्रॉप वर्ड कहीं पर लिखा हुआ है, लिक्विड ड्रॉप के लिए अभी आपका फॉर्मूला डिराइव किया जिस लाइक 2T, तो ये पूरा ही निकालना है एक्चुअली में। तो पीआई माइनस 2 इंटू टेंशन हुआ 465 है 9 पर सेंटीमीटर, तो देख लो रेडियस को बदल दो कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 0.2 हो जाएगा, श्योर ना। कितना हो गया, 2 कट गया तो 4650 यूनिट प्रेशर का है। सेंटी ना यूनिट डाइन पे आप बनाए हैं, न्यूटन नहीं होगा, दिस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बाकी हो सकता है ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो बात की बात है। तो फिलहाल ये तो बस मैं समझाने के लिए क्वेश्चन बता रहा था। बाकी ये जो दोनों टॉपिक आज पढ़े हैं, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर और एक्सेस प्रेशर का भी 2T/R का भी 4T/R, इन सबसे भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्कूल एग्जाम में केवल प्रूफिंग पूछा जाएगा, प्रूफ कर दो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन बराबर है, डायमेंशनली प्रूफ करके मत आ जाना, आज जैसे फिल्म वाला समझाया गया वैसे प्रूफिंग करना होगा। और एक्सेस ऑफ प्रेशर का प्रूफिंग हर बार आता है, ड्रॉप के लिए बबल के लिए, उसको करना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेंस नीट एडवांस में ये जो दोनों टॉपिक मिला करके बहुत सारा न्यूमेरिकल है, कल के क्लास में करके देखेंगे, ठीक है। ग्रेट।